जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, वेलकम है सबको। तो आज का वीडियो आपको पता है बिहेवियर साइंस का है और वीडियो नंबर आपका 32 है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि 2 दिन वीडियो आपका इस सप्ताह में नहीं आ पाया था, जिसके कारण आज जो है आप दूसरे नंबर के सब्जेक्ट का वीडियो देख रहे हैं इस सप्ताह में। कोई नहीं, हम लोग चारों दिन देखेंगे ही। 2 दिन चला गया है लेकिन 4 दिन हम लोग जो 4 सब्जेक्ट है देखेंगे ही हर हाल में, ठीक है ना। देखिए, जीएनएम फर्स्ट ईयर बिहेवियर साइंस वीडियो नंबर 32 है। इससे पहले हम बिहेवियर साइंस का 31 तक वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखें। हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो आपको पढ़ना चाहिए, हर एक वीडियो को देखना ज़रूर चाहिए। सभी वीडियो के अंदर पीडीएफ आपको डल जाता है, आप लोग जो है जाकर चेकआउट करते रहिएगा। पीडीएफ आपको डल जाता है, आप जाकर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम 2 प्रश्न लेकर आए हैं। 2 प्रश्न में एक प्रश्न हमारा होने वाला है साइकोलॉजी से और एक होने वाला है हमारा सोशियोलॉजी से। मीन्स समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों से एक एक प्रश्न होंगे। और ये बिहेवियर साइंस में हमको पता है कि बिहेवियर साइंस में हमें पता है साइकोलॉजी भी पढ़ना है और सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र भी पढ़ना है। पहले हम लोग यहाँ पे सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के प्रश्न को देखेंगे, जिसमें हम लोग कल्चर को आज लेकर आए। कल्चर मतलब होता है संस्कृति। संस्कृति क्या होता है, इसकी क्या विशेषता है, आज जो है हम लोग इसको देखेंगे। 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछेगा कल्चर के बारे में, 5 नंबर में कि बताइए कल्चर क्या होता है और कल्चर की क्या विशेषता है, 5 नंबर में। इससे ज़्यादा कल्चर से संबंधित सवाल कभी नहीं पूछ सकता है। आपके सामने परिभाषा है कल्चर का टायलर के अनुसार। टायलर एक सोशियोलॉजिस्ट है, इन्होंने कल्चर के लिए क्या बताया देख लीजिए। संस्कृति एक जटिल कंप्लीट है, ठीक है, जटिल आपका पद है। संस्कृति क्या है, कल्चर आपका क्या है, एक जटिल है, ठीक है, यह एक जटिल है जिसके अंदर आपका ज्ञान मिलता है, जिसके अंदर आपको विश्वास मिलता है, जिसके अंदर आपको कला मिलता है, नीति, कानून, प्रथा, अन्य क्षमताएं तथा आदतें शामिल होती हैं, जो मनुष्य समाज के सदस्यों के रूप में ग्रहण करता है। अब ये जो संस्कृति होता है, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जो है पेट से ही जन्म लेते ही जो है वह जो है अपने संस्कृति से वाकिफ हो जाता है, ऐसा नहीं। संस्कृति जन्म के बाद आदमी अपने समाज से, अपने आदत से, अपने अंदर के चीज़ों से सीखता है, ठीक है, आसपास के चीज़ों से सीखता है या फिर उसे समाज से मिलता है, ठीक है ना। यानी वह एक समाज के रूप सामाजिक प्राणी के रूप में वह अपने समाज के अन्य सदस्यों से या समाज से ग्रहण करता है। अब यह जो संस्कृति होता है, कल्चर जो होता है, यह एक जटिल अवस्था है, ठीक है। यहाँ पे एक जटिल अवस्था होता है जिसके अंतर्गत मतलब इस संस्कृति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यक्ति को ज्ञान सीखने को मिलता है, विभिन्न प्रकार के विश्वास से मान्यता, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के कल्चर आर्ट सीखने को मिलता है, नीति, कानून, ठीक है ना, प्रथा, बहुत सारे प्रथा चलता है हमारे, दहेज प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, ठीक है ना, बहुत प्रथा पहले चलता था, धीरे धीरे अब ये प्रथाएं समाप्त हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो कल्चर है, संस्कृति है, लोग इसे भी जो है अपना क्या हो रहे हैं, भुला रहे हैं। बहुत सारे चीज़, पुराने चीज़ों को व्यक्ति क्या करता है, उसको निगलेक्ट करते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने संस्कृति को खोते जा रहा है, समझ गए ना। अन्य क्षमताएं या आदत जो है आपके संस्कृति में शामिल होता है। संस्कृति के मतलब ही होता है कि यह एक जटिल अवस्था है जहाँ पे आपको ज्ञान, विश्वास, कला, मनोरंजन, कानून, नीति, प्रथा, अन सभी आपके आदतें जो है शामिल होता है संस्कृति के अंदर, जिसे आप अपने सदस्य के रूप में, सामाजिक सदस्य के रूप में समाज में ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, ठीक है ना, और उसका इस्तेमाल अपने जीवन में आगे करते हैं। यही हमारा संस्कृति होता है। तो उम्मीद है टायलर ने जो कहा इस चीज़ को आप लोग समझ गए, ठीक है ना। सरल शब्दों में कहा जाए संस्कृति है क्या, वो तो टायलर के अनुसार बता दिए, लेकिन इसी को अगर समझना हो कि वाकई में संस्कृति है क्या आसान भाषा में, तो संस्कृति जो है आपका सोचने, अनुभव करने का एक तरीका है। संस्कृति क्या है, एक सोचने का, एक अनुभव करने का तरीका है, माध्यम है, लोगों को जीने का एक तरीका है। अब देखते होइएगा कि सभी व्यक्ति अपने अपने तरीका से जीता है, तो यह सब व्यक्ति का अपना अपना संस्कार, अपना अपना जो है आपका संस्कृति होता है जीने का, समझ गए। जैसे देखते होइएगा कि सब कुछ जो जिस टाइप के संस्कृति को व्यक्ति मानता है, कल्चर को देखते होइएगा, वो अपने सभ्यता के अनुसार जीता है। जैसे हमारे देश में अभी आजकल वेस्टर्न कल्चर में बहुत सारे मॉडर्न जो है सूट आ गया है, ड्रेस आ गया है, लोग पहनता है, बट
हमारे सभ्यता में ये हमारे कल्चर में नहीं था। हमारे कल्चर में क्या था, शर्ट पैंट पहनना, ठीक है ना, लुंगी गंजी गमछा ये सब पहनना, ठीक है ना, साड़ी पहनना। लेकिन ये जो चीज़ें को है आदमी धीरे धीरे खो रहा अपने कल्चर को, समझ गए। तो ये एक जीने का तरीका होता है। कल्चर व्यक्ति के व्यवहार का एक सारांश होता है। कल्चर होता है, संस्कृति, यह व्यवहार को भी प्रदर्शित करता है। यह आपके व्यवहार को दिखाएगा कि आप किस कल्चर में हैं, क्या सीखे हैं, क्योंकि कल्चर से हम चीज़ों को सीखते हैं, अनुभव करते हैं, समझ गए ना। तो वह हमारे व्यवहार को भी बतलाता है कल्चर, समझ गए ना। सीखी गई चीज़ों का सारांश, अब जो आप सीखे हैं अपने समाज से, अपने घर में, अपने समाज के लोगों से, उसका सारांश, समझ गए ना। सीखी गई चीज़ों का भंडार, ये जो है आपके सीखी गई चीज़ों का भंडार भी होता है, जो आप अपने माता पिता, दादा दादी, गांव समाज से सीखते हैं संस्कृति, यह सीखी गई चीज़ों का एक भंडार भी होता है, समझ गए। यह एक व्यक्ति के व्यवहार का सारांश भी होता है। यह सीखी गई चीज़ों का भी सारांश होता है। यह एक जीने का तरीका होता है, सोचने अनुभव करने का तरीका होता है संस्कृति, समझ गए। संस्कृति एक सामाजिक धरोहर है जो व्यक्ति अपने समूह से प्राप्त करता है, अपने आसपास के व्यक्ति अपने आसपास के चीज समूहों से प्राप्त करता है, समझ गए। तो किसी भी सभी समाज में अपना अपना एक कल्चर है जो व्यक्ति अपने समूह से, अपने आसपास के, अपने घर से, अपने दादा दादी सबसे प्राप्त करता है, समझ गए। और उसी अनुसार न वह जान पाता है कि हाँ हमारे समाज में ये प्रचलन है, ऐसे चलता है, शादी में ये होता है, शादी में गान बजाना होता है, ठीक है, किसी का मृत्यु हो जाए तो उसको ये कर्म करते हैं। तो ये सब क्या है, एक संस्कृति है, एक कल्चर है जो हम अपने समाज में, अपने व्यक्तियों से, अपने आसपास के चीज़ों से सीखते हैं और इसका इस्तेमाल आगे करते हैं, समझ गए। यह एक सीखे गई चीज़ों का भंडार होता है, समझ गए। यह सारांश होता है सीखी गई चीज़ों का, समझ गए ना। यह एक सामाजिक धरोहर होता है, समझ गए। यह व्यवहार का भी सारांश होता है जिससे आप व्यवहार को भी प्रदर्शित करते हैं। यह सोचने का, अनुभव करने का एक तरीका होता है, क्योंकि देखते होइएगा कि सब व्यक्ति एक ही तरीका से नहीं सोचता है, सब अपने अपने तरीका से सोचता है। तो कहीं न कहीं जो जिसका फैमिली बैकग्राउंड जो जिस प्रकार के आपके गाँव मोहल्ला से होगा, वह उसी प्रकार के सोच को ज़्यादा प्रेफ़र करेगा। अगर कोई शहर के व्यक्ति होगा, तो देखिएगा कि वह शहरी तरीके से जीना अच्छा लगेगा। जो गाँव के व्यक्ति होगा, उसको गाँव के तरीका से ही जीना बेहतर लगेगा। तो ये कहीं न कहीं वह अपने कल्चर में, अपने संस्कृति में वह जो है सीख चुका है, ढल चुका है और उसको इतना अनुभव हो चुका है, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि वह उसी प्रकार के चीज़ों में रहना पसंद करेगा जो वह पहले जो है अनुभव किया है, जो सीखा है, समझ गए, जो देखा है। तो ये सब चीज़ें ही जो है आपके संस्कृति के अंदर आते हैं। तो चीज़ों को समझ गए, आगे चलिए। अब आता है माय डियर संस्कृति, आपको कुछ संस्कृति कल्चर का आयाम है। एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, कल्चर का कुछ जो है आयाम है, ठीक है, डायमेंशन है। इसके प्रमुख, संस्कृति के प्रमुख दो ही आयाम हैं, ठीक है, इसके दो ही आयाम हैं। आयाम मतलब होता है डायमेंशन। पहला है भौतिक आयाम, दूसरा है अभौतिक आयाम, समझ गए। संस्कृति का भौतिक पक्ष यंत्रों, भवनों, औजार, तकनीक, यातायात साधन, संप्रेषण के साधन, मीडिया के साधन हैं। ये भौतिक पक्ष व्यक्ति के जीवन स्तर को उठाने का कार्य करते हैं तथा जीवन को सरल बनाने व आर्थिक उत्पादन बढ़ाने में सहायक है। भौतिक आयाम कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति के लिए ज़रूरत के चीज़ें हैं, ज़रूरत के कामें हैं, ज़रूरत के साधन हैं, वह सब भौतिक आयाम होता है। तो संस्कृति के भौतिक आयाम में जो है आपका आ जाएगा यंत्र, विभिन्न प्रकार के यंत्र हो गया, घर भवन हो गया, औजार हो गया, टेक्निक्स हो गया, यातायात साधन हो गया, कम्युनिकेशन का साधन हो गया, समझ गए, मीडिया साधन हो गया। तो ये सब व्यक्ति के जीवन के लिए ज़रूरी होता है। तो यह एक भौतिक पक्ष जो है होता है व्यक्ति का, जो जीवन स्तर को उठाने के लिए, सरल बनाने के लिए, आर्थिक उत्पादन बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है। और संस्कृति में आपका यह सब भौतिक आयाम माना जाता है, समझ गए चीज़ों को। दूसरा है अभौतिक पक्ष। अभौतिक पक्ष कहने का मतलब है कि संस्कृति के अभौतिक पक्ष में मानव के मानवीय पक्ष तथा संज्ञात्मक पक्ष सम्मिलित होते हैं। यहाँ पे जो है आपका, तो दूसरा यहाँ पे है आपका, देख लीजिए, जैसे पहला भौतिक था जिसमें व्यक्ति को क्या क्या चीज़ ज़रूरी होता है वो सारा चीज़ जो है आपके वहाँ से मिल रहा था। अब यहाँ पे अभौतिक है, मतलब संस्कृति के, देख लीजिए, कहता है कि संस्कृति के अभौतिक पक्ष में मानव के मानवीय पक्ष तथा संज्ञात्मक पक्ष शामिल होता है, जैसे कि सामाजिक मूल्य, मानदंड, प्रथा, रीति रिवाज, परंपरा, लोकाचार, कानून इत्यादि। संस्कृति के अभौतिक पक्ष में जो है भाषा, संगीत इत्यादि भी सम्मिलित होता है। तो जिस प्रकार से ऊपर देखे हैं घर मकान, ठीक है ना, खाना पीना, ये सब भौतिक पक्ष में जो देखे हैं,
तो यहाँ पे अभौतिक पक्ष में जो है वह सामाजिक मूल हो गया, मानदंड हो गया, प्रथा, रीति रिवाज, परंपरा, लोकाचार, कानून, ये सब जो है भाषा, संगीत, ये सब आपका अभौतिक पक्ष है। जो व्यक्ति चाहे कोई गाना सुनता हो, जो कोई संगीत सीखता हो, कोई कानून अपना फॉलो करता हो, समझ गए, रीति रिवाज, प्रथा, तो यह अभौतिक पक्ष है जो कि व्यक्ति के अंदर आता है, मिलता है, समझ गए, या सीखता है। तो यही जो है आपका दो तरह के जो है आपका आयाम है, भौतिक आयाम और अभौतिक आयाम, ठीक है। दोनों पक्ष मैंने बता दिया। अब आपको चलते हैं यहाँ पे संस्कृति कल्चर का विशेषता को बताते हैं, ठीक है, कि विशेषता कल्चर का, संस्कृति का क्या विशेषता होता है। तो इस विशेषता को सीखने के लिए आपको अच्छे से जो है संस्कृति के बारे में अगर समझ गए हैं तो विशेषता भी बड़ी आराम से समझ जाइएगा, ठीक है। विशेषता की बात किया जाए तो कुछ पॉइंटें हैं आपको ध्यान में रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद से भी इसको विशेषता को लिख सकते हैं अगर संस्कृति को समझ चुके हैं तो। संस्कृति एक सीखा गया व्यवहार है। मैंने क्या बताया कि संस्कृति जो है, कल्चर जो है अर्जित किया जाता है। कोई व्यक्ति पेट से ही, बच्चे से ही, जन्म लेकर ही सीखा नहीं रहता है, वह अर्जित किया जाता है अपने आसपास से। तो मतलब संस्कृति एक सीखा गया व्यवहार है, मतलब सीखा जाता है। यह व्यक्ति को परिवार, समाज द्वारा सिखाया जाता है। कोई भी व्यक्ति, बच्चा जन्म लेता है तो उसको सिखाया जाता है कि बड़े के आदर करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, हम इस देवता को, इस धर्म को मानते हैं, हमें ऐसे चलना चाहिए, हमें समाज में क्या करना चाहिए, जो समाज के लिए सही है, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये तमाम जो है रीति रिवाज, कानून, ये सब प्रथा सब सिखाया जाता है। तो यही जो है व्यक्ति को परिवार, समाज द्वारा सिखाया जाता है, जो संस्कृति होता है। संस्कृति के तत्व इंटर रिलेटेड होते हैं, मतलब जो संस्कृति के तत्व एलिमेंट्स होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। संस्कृति समय, कल्चर के समय के साथ एडेप्ट होती है, बदलती है। मीन्स जो संस्कृति होता है वह साथ, समय के साथ बदलता रहता है, एडेप्ट होते रहता है। जैसे पहले जो हमारा संस्कृति था बहुत हद तक मॉडर्न हो चुका है। पहले जो व्यक्ति बच्चे से ही अपना देसी पहनावा पहनता था, अब जो है बच्चे से ही रंग बिरंगे अलग अलग के ड्रेस, गान बजान जो है व्यक्ति अब जो है शुरू से ही सीखता है। मोबाइल चलाना, पहले मोबाइल नहीं था। तो ये संस्कृति समय के साथ बदलती रहती है। जैसे जैसे नया समय आता रहता है वैसे व्यक्ति अपने नए नए चीज़ों को, अब देखते होइएगा कि जो बच्चा जन्म लेता है वह डिजिटल तरीके से मोबाइल चलाना, देखना, कार्टून देखना, ये सब पर ज़्यादा फोकस करता है। तो कहीं ना कहीं समय के साथ ये सब चीज़ें बदल रहा है, समझ गए। संस्कृति को साझा शेयर किया जा सकता है। अब संस्कृति को हम शेयर करेंगे तभी तो हमसे कोई दूसरा सीखेगा या हमारे घर में कोई सीखेगा। तो ये कहीं ना कहीं संस्कृति को शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, किसी को सिखा सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ गए। संस्कृति एक समाज का सिंबल है। संस्कृति एक समाज का चिन्ह होता है, सिंबल होता है, जिससे उच्च समाज की पहचान की जा सकती है। जैसे किसी भी समाज का अपना अपना जो है धर्म, अपना अपना पंथ होता है, अपना अपना प्रथा होता है, जो एक दूसरे को मानते चले आते हैं और उसको उस धर्म, प्रथा, उस चीज़ों से जाना जाता है। तो एक प्रकार के कल्चर, संस्कृति जो होता है वह समाज के लिए सिंबल का भी काम करता है, जिससे उस समाज को पहचाना भी जाता है। संस्कृति एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है, मीन्स एक गतिशील अवधारणा है। संस्कृति जो है आपका निरंतर चलते रहता है, बदलाव होते रहता है, इसीलिए इसे गतिशील अवधारणा कहा जाता है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट, ओके। संस्कृति के बदलाव या विकास की दर धीमी होती है, इससे वर्षों समय लग जाता है। अब ये जो संस्कृति होता है, अब एक व्यक्ति जो अपने आदत, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी किसी चीज़ को मानते चला आ रहा है तो उस चीज़ को छोड़ने में उससे काफ़ी समय लगता है, धीरे धीरे छूटता है, कई पीढ़ी भी बीत जाता है उस चीज़ को छोड़ने में। तो संस्कृति जो है बदलाव होता है, विकास होता है, बट धीमा होता है, क्योंकि इसमें बदलाव और धीमा चेंजेज होने में वर्षों समय लग जाता है, समझ गए। तो यही सारे चीज़ होता है, समझ गए। आगे है संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होती है। जैसे आप दादा आपको कोई चीज़ सिखाए होंगे, आपके दादा पिताजी आपको कुछ सिखाएंगे, आपके माताजी आपको कुछ सिखाएंगे, या आपके आसपास से लोग आपको कुछ सिखाए होंगे, या आप अपने आगे होने वाले संतान, आप अपने होने वाले पीढ़ी को सिखाएंगे। आप अपने समाज, अपने धर्म, अपने कल्चर के बारे में कि ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है। तो ये सब जो है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहता है, समझ गए। धर्म संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसी प्रकार से धर्म भी एक संस्कृति का अभिन्न अंग है। जैसे सब लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं, अपने अपने धर्म के हिसाब से देवता को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, तो उसी प्रकार से धर्म संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। और एग्जाम्पल के तौर पर आप धर्म को जो है मान सकते हैं संस्कृति में, ठीक है। क्योंकि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उससे बताया जाता है कि तुम फलाने धर्म का हो, फलाने
चीज़ को मानना है, इसे मानना है, ये करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐसे करते हैं, ये जो है हम लोग प्रेयर ऐसे करते हैं। तो धर्म एक प्रकार से संस्कृति का अभिन्न एग्जाम्पल या अंग है, कह सकते हैं, समझ गए। संस्कृति एक अब्स्ट्रैक्ट अवधारणा है, यह महसूस की जा सकती है। अब ये जो संस्कृति होता है एक मूर्त अवधारणा होता है जो जिसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, समझ गए ना। अब संस्कृति में सभी भौतिक और अभौतिक वस्तुएं सम्मिलित होता है, जैसे इमारत, संगीत, नैतिक मूल्य, वस्त्र, भोजन, पूजा पाठ इत्यादि। मैंने पहले ही बताया, पूजा पाठ, भोजन, वस्त्र, मूल्य, नैतिक, संगीत, इमारतें, यह सब भौतिक और अभौतिक दोनों तरह के वस्तुएं शामिल होता है संस्कृति में। यानी जो व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से भी जरूरी है और अप्रत्यक्ष रूप से भी जरूरी है, दोनों चीज़ जो है संस्कृति में शामिल होता है, समझ गए। संस्कृति मनुष्यों द्वारा उत्पन्न किया जाता है, कल्चर व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। क्योंकि हम जो अभी जो चीज़ हम मान रहे हैं अपने आसपास अपने धर्म में, वो चीज़ बहुत दिनों पहले से चलते आ रहा है और वह कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज के द्वारा उत्पन्न किया ही गया है, जिसे हम लोग अभी तक मानते आ रहे हैं। और धीरे धीरे उसमें बहुत सारा परिवर्तन, बदलाव भी हो रहा है, समझ गए ना। तो मनुष्य जो है, संस्कृति जो है मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ओके, मैन मेड होता है। संस्कृति एक समूह के नॉर्म्स और आइडियाज को रिप्रेजेंट करती है। संस्कृति जो होता है वह व्यक्ति के उसके रिप्रेजेंट करता है, मतलब यह व्यक्ति के और समूहों को रिप्रेजेंट करता है, पहचाना जाता है संस्कृति से, कल्चर से, समझ गए। जैसे कोई हिंदू धर्म का है तो उससे जाना जाएगा कि हाँ ये हिंदू धर्म का है, इसका ये चीज़ें होता है, ये चीज़ होता है। कोई अगर सिख धर्म से है तो उसे उसी प्रकार से पहचाना जाएगा कि सिख धर्म में क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो कहीं न कहीं उसे संस्कृति जो है उसका एक रिप्रेजेंट करता है, उस समुदाय, उस समाज का, समझ गए। तो ये सारा के सारा मैंने विशेषता आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। संस्कृति के बारे में अगर पूछेगा तो आप जो है इसे अच्छे से डिस्क्राइब कर दीजिएगा, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो लोग इंग्लिश वाले डियर है, हिंदी में समझ गए, तो इंग्लिश, उनके लिए इंग्लिश लिखना, अगर इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश लिखना बड़ी ही आसान होगा। अगर नहीं जानते हैं इंग्लिश तो फिर उनके लिए दिक्कत की बातें हैं, तो फिर उनको रटना पड़ेगा और रटे हुए चीज़ को ज़्यादा दिन तक दिमाग में आप नहीं रख सकते हो, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल मैंने इंग्लिश में भी दे दिया है, आप इंग्लिश में देखिएगा। बाकी हम चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे प्रश्न है मेरा साइकोलॉजी से। एक प्रश्न मैंने सोशियोलॉजी से दिखाया, एक प्रश्न साइकोलॉजी से दिखाते हैं, जिसे हम लोग आज के प्रश्न में पढ़ेंगे संकल्प यानी इच्छा शक्ति। संकल्प के मतलब होता है कि कुछ सोचना, दृढ़ इच्छा शक्ति, समझ गए। संकल्प कहिए या इच्छा शक्ति कहिए, इसका क्या मतलब होता है हम लोग एक एक करके चलिए देखते हैं। संकल्प यानी बिल, बिल का मतलब क्या होता है। संकल्प एक कार्य मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना होता है। माय डियर, संकल्प का कार्य ये है कि मनुष्य का जो नेचुरल जो उसका स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है उस पर नियंत्रण करना होता है, समझ गए ना। आगे है यहाँ पे देखिए, यह मनुष्य की मन की दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता है। संकल्प के मतलब ही होता है दृढ़, समझ गए, दृढ़ इच्छा शक्ति, उसी को जो है प्रदर्शित करता है। कोई व्यक्ति कहता है संकल्प ले रखा है, मतलब वह एक दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण वह आगे बढ़ रहा है, वही संकल्प होता है। तो यह मनुष्य की मन की एक दृढ़ शक्ति को प्रदर्शित करता है। कौन? संकल्प, जो किसी लक्ष्य को प्राप्ति करने हेतु आवश्यक होता है। जब तक आप ये अपने अंदर संकल्प नहीं लेते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति आप नहीं बनाते हैं, नहीं दिखाते हैं किसी काम के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति, तब तक वह लक्ष्य आपको प्राप्त होने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपको जॉब लेना है नर्सिंग का, तो आपके अंदर ये दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम आपको ये दिखाना होगा एक दृढ़ इच्छा शक्ति से कि हम इस जॉब के लिए क्या क्या कर सकते हैं अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए। तो जो आप दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए हैं, जो दिखा रहे हैं अपने काम के बदौलत, वही आपका जो है संकल्प को दिखाएगा, ठीक है। एक कहावत के अनुसार मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मतलब अगर आप ये सोच रखे हैं कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे, तो वह आपका संकल्प बताता है कि आप अपने संकल्प के प्रति कितना दृढ़ हैं, समझ गए। और अगर आप हारे हुए हैं तो मतलब आपका जो शक्ति है, वह इच्छा शक्ति है, संकल्प है, वो कमज़ोर है या संकल्प नहीं है। तो मन के जीते जीत, मन के हारे हार एक एग्जाम्पल के तौर पर आप आराम से समझ सकते हैं संकल्प को, और दृढ़ शक्ति यही संकल्प को बताता है, समझ गए। और भी समझिए, संकल्प हमारे व्यक्तित्व का ही एक भाग है। संकल्प जो है हमारे व्यक्तित्व का ही एक भाग है, समझ गए। संकल्प की स्थिति में व्यक्ति राह में आने वाली मुश्किलों, कमियों का साहसपूर्वक सामना करता है। देखिए, संकल्प व्यक्तित्व का ही एक भाग है। संकल्प
की स्थिति में व्यक्ति अपने राह में आने वाला विभिन्न प्रकार के मुश्किलों को, कमियों को साहसपूर्वक सामना करता है। संकल्प क्या होता है? संकल्प का अर्थ ही है कि कोई व्यक्ति एक ऐसा इच्छा शक्ति जागृत किया है जो उससे लक्ष्य को प्राप्ति करने में चाहे जो भी मुश्किल आ जाए, जो भी कमी आ जाए, उसको डट कर साहसपूर्वक जो है सामना करता है, तो वह उसके दृढ़ इच्छा शक्ति को ही बताता है। मीन्स कहीं ना कहीं उसके अंदर का जो संकल्प है उसको बताता है। समझ गए? तो यही हमारा संकल्प होता है। कोई भी व्यक्ति छोटी छोटी समस्या जैसे अधिक तापमान, अधिक शोर, समय की कमी, झगड़ा आदि की तरफ कम ध्यान देता है। अब जिसका दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होगा, वह संकल्प ले रखा होगा कि हमें एक काम करके ही दम लेना है, तो वह छोटी छोटी समस्याओं से जो है उबता नहीं है, ध्यान उस पर नहीं देगा। वह अपने फोकस, अपने संकल्प की तरफ, गोल की तरफ, लक्ष्य की तरफ होगा। और जैसे ही उसका लक्ष्य की तरफ उसका ध्यान होगा, फोकस होगा, मतलब उसका जो इच्छा शक्ति है मजबूत है। समझ गए? संकल्प की अनुपस्थिति, अगर आपके अंदर संकल्प, इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं है, उसका अनुपस्थिति है, तो व्यक्ति अपने इंद्रियों को बस में होकर भ्रष्ट हो जाता है। ठीक है? अगर आपका किसी भी चीज़ के प्रति अगर आपका अंदर काबू नहीं है, अगर आपका दृढ़ शक्ति, संकल्प अनुपस्थित है, नहीं है, तो आप अपने इंद्रियों के बस में हो जाएंगे। ठीक है? और इंद्रिय के जैसे ही बस में हो जाएंगे तो आपका जो है तरह तरह के मन विचलित होने लगेगा और अपने लक्ष्य से दूर चले जाते हैं। तो जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है, अपने कामों से भटक जाता है, उसका सीधा सीधा मतलब है कि उस व्यक्ति के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है, उसके अंदर संकल्प की कमी है। अगर उसके अंदर संकल्प मजबूत होगा, मीन्स दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होगा, तो वह किसी भी चीज़ को साहसपूर्वक डट कर सामना करेगा अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और वही जो है उसका संकल्प को बताता है। और ऐसे व्यक्ति अपने इंद्रियों के वश में नहीं आता है और वह जो है इन लक्ष्यों को पाने में सफल हो जाता है, और यही संकल्प कहलाता है। समझ गए? तो संकल्प मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति। समझ गए? इस चीज़ को ध्यान में देना है जिसको। और दृढ़ इच्छा शक्ति के मतलब क्या होता है कि कैसे भी समय आ जाए, कैसे भी निगेटिव सिचुएशन आ जाए, उसमें डट के सामना करना। समझ गए? गलत चीज़ों के प्रति कम ध्यान देना, इंद्रियों के बस में न होना और अपने लक्ष्य को ओर बढ़ना, यही जो है दृढ़ इच्छा संकल्प को दर्शाता है, जो एक बिल होता है, जो एक इच्छा शक्ति होता है। समझ गए? संकल्प को दर्शाता है। तो चीज़ों को समझ गए? आगे चलिए। तो संकल्प का मतलब समझ गए। अब यहाँ पे संकल्प का जो डिफिनीशन है, संकल्प का डिफिनीशन में कहता है कि व्यक्ति का वह क्षमता जो अवांछित सोच, मतलब बेकार का सोच, बेकार की भावनाओं, संवेगों पर नियंत्रण का कार्य करती है, संकल्प कहलाती है। अब इन सारे चीज़ों का मतलब अगर एक लाइन में सोचिएगा तो जो संकल्प है एक प्रकार का क्षमता है। क्षमता, ऐसा क्षमता जो व्यक्ति को अवांछित सोच, मतलब बेकार की सोच, भावनाओं, संवेगों पर नियंत्रण करने का कार्य करता है, संकल्प कहलाता है। समझ गए? सीधी सी एक लाइन में बोल दीजिए। अगर कोई संकल्प पूछे, एक लाइन में पूछ दीजिए कि संकल्प वाला व्यक्ति बेकार की बातों में, बेकार की भावनाओं में, ठीक है, बेकार के संवेगों में नहीं पड़ता है, वह इन सभी चीज़ों पर नियंत्रण करता है, और यही जो है संकल्प कहलाता है। समझ गए? संकल्प शक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं के नियमन हेतु चैतन्य प्रयास होते हैं। अब ये जो संकल्प शक्ति होता है सबका अपना अपना स्वयं के लिए होता है। समझ गए? संकल्प व्यक्ति के निर्णय लेने व अनुसरण करने की क्षमता है। इसके माध्यम से व्यक्ति किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है। मैंने पहले ही बता दिया कि संकल्प यानी दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी आपके लक्ष्य में छोटी मोटी जो बाधा आ रहा है, जो समस्या आ रहा है, उससे लड़ते हुए, उससे पार करते हुए, उस बाधाओं को दूर करते हुए आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। मीन्स वही आपका दृढ़ इच्छा शक्ति होता है, और वही जो है आपके संकल्प को भी बताता है। तो यही हमारा संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति हो गया। समझ गए? संकल्प की कुछ विशेषता है माय डियर। संकल्प की क्या विशेषता है? तो संकल्प की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला विशेषता है संकल्प इच्छा शक्ति व्यक्ति की प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। संकल्प का विशेषता ये है कि संकल्प या इच्छा शक्ति जो है व्यक्ति के नेचुरल टेंडेंसी, मतलब प्राकृतिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करता है। समझ गए? संकल्प के द्वारा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है और समाज में क्रांति लाई जा सकती है। बिल्कुल, आप नए नए चीज़ों को अगर आप अंदर प्राप्त करेंगे, संकल्प के द्वारा आप समाज में क्रांतियाँ भी ला सकते हैं, क्योंकि क्रांति जब भी आया है तो संकल्प के बाद ही आया है। अगर कोई व्यक्ति ये सोच लेता कि हम क्यों जाए लड़ाई करने, क्यों जाए हम अपना नुकसान करने, तो पीछे दब जाएगा, मतलब उसका संकल्प जो है समाज के लिए नहीं है, वो अपना लोभ में फंस गया। समझ गए? तो ये क्रांति समाज में लाता है संकल्प के द्वारा। समझ गए? संकल्प से आप लक्ष्य की भी प्राप्ति कर सकते हैं,
तो यह सब इसका विशेषता ही है। संकल्प द्वारा सामाजिक परिवर्तन संभव हो सकता है। आप संकल्प लेकर आप अपने समाज को नया परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही सामाजिक परिस्थितियों के साथ साथ समायोजन भी किया जा सकता है तथा संकल्प के द्वारा आप अपने समाज में जो है समायोजन का भी काम कर सकते हैं। समझ गए? तो ये सारा चीज़ हो गया। अब यहाँ पे है चौथा है कि संकल्प जो है इच्छा शक्ति मजबूत व्यक्तित्व का परिचायक होता है। अब जो संकल्प जो इच्छा शक्ति है यह एक व्यक्तित्व को परिचय इंट्रोड्यूस करवाता है। मजबूत व्यक्ति मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के व्यक्ति जो होता है उसका परिचायक होता है, उसका इंट्रोड्यूसर होता है। तो संकल्प या बिल जो होता है किसी भी व्यक्ति को उसके पहचानने के लिए योग होता है। पाँचवा है संकल्प के द्वारा मानव समाज सभ्यता संस्कृति का विकास संभव है। संकल्प लेकर संकल्प के द्वारा आप मानव के समाज के विकास में, सभ्यता के विकास में, संस्कृति के विकास में भूमिका निभा सकते हैं। मीन्स संकल्प के द्वारा आप इन सब का विकास कर सकते हैं, ये संभव है। इनमें वांछित डिजायर्ड परिवर्तन लाए जा सकते हैं और इसमें मन लायक जो आपको परिवर्तन करना है विकास करके उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। तो नॉर्मली संकल्प वो हर चीज़ को कर सकता है जो आप करने के लिए चाहते हैं। तो यही सारा चीज़ें हैं, चाहे आप विकास की बात करें, लक्ष्य की प्राप्ति की बात करें, कठिनाई को दूर करने की बात करें, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, एक मजबूत व्यक्तित्व बनाने की बात हो, तो एक मजबूत संगठित टीम बनाने की बात हो, तो संकल्प के द्वारा हर चीज़ का जो है आपका संभव है करना, ठीक है। और यही जो है आपका संकल्प होता है। संकल्प की वो सारे विशेषता को आप खुद लिख सकते हैं। अगर आप संकल्प को समझ गए हैं तो इसके विशेषता मतलब वो सारे चीज़ जो आप चाहते हैं कर सकना तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक दृढ़ मजबूत संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो वह सारे चीज़ को आप जो है विशेषता में लिख सकते हैं जो आप संकल्प लेकर पूरा कर सकते हैं। समझ गए? तो ये हो गया इसका विशेषता। संकल्प को प्रभावित करने वाला कुछ फैक्टर है, कुछ कारक है जो आपके संकल्प यानी दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रभावित कर सकता है। माय डियर, संकल्प को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला जो कारक है वह एज है। समझ गए? पहला कारक जो होता है वह एज होता है। अब दृढ़ संकल्प जो है आपके आयु एक महत्वपूर्ण तत्व है। वृद्ध व्यक्ति एवं छोटा बच्चा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प को पूर्ण करने में समर्थ नहीं होते हैं। जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है या कोई बच्चा है, अब उसको उतना वो ज़्यादा माइंड नहीं करता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अपना काम थोड़ा देर में बदल लेता है। समझ गए? तो ये दृढ़ शक्ति अगर आप लिए हैं और बार बार अपने काम को बदलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर नहीं वो चीज़ पूरा हो पाएगा। तो आयु एक फैक्टर होता है जहाँ पे दृढ़ इच्छा शक्ति यानी संकल्प को प्रभावित करता है। दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब मानिए आप आत्मविश्वास की कमी है, एक व्यक्ति है जिसमें आत्मविश्वास की कमी है, उसमें जो है किसी भी काम को करने से पहले वह 10 बार सोचता है फेल होंगे क्या होंगे पास होंगे। तो आत्मविश्वास के खोए हुए व्यक्ति जो निर्णय लेने में असमर्थ हो, उसे दिक्कत हो, तो फिर वह अपने जो है लक्ष्यों तक पहुँचने में उससे दिक्कत आएगा। और आत्मविश्वास जिस व्यक्ति का गिरा हो तो उसका दृढ़ इच्छा शक्ति बन जाए, ये हो नहीं सकता। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी प्रभावित करता है। जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़िया है वह जो है एक अच्छा काम कर पाएगा। इसी प्रकार से अगर नर्स अपने आत्मविश्वास के कारण ही रोगी को अच्छे से देख पाती है, सफल हो पाती है देखने में, अगर उसका आत्मविश्वास सही ना हो तो वह रोगी को भी नहीं देखेगी। समझ गए? और वह बार बार अपने गलत भावनाओं ही सोचती रहेगी। समझ, अब किसी भी चीज़ के लिए आपके कंडीशन का समझ होना ज़रूरी है। अब अगर मान गए आप संकल्प ज़बरदस्ती ले लिए हैं, संकल्प ज़बरदस्ती ले लिए हैं कि हमें ये काम को पूरा करना ही है। अब आपका समझ आपके परिस्थिति का नहीं है, कंडीशन का नहीं है और आप संकल्प ले लिए, तो क्या होगा? ये ज़बरदस्ती का संकल्प हो जाएगा। तो समझ होना भी जो है प्रभावित करता है कि आप अपने परिस्थितियों को कितना ज़्यादा समझते हैं या नहीं समझते हैं, जो आपको आगे आपके संकल्प को पूरा करने में मदद करता है। ठीक है ना? चौथा है अभ्यास का स्तर। अब आपका अभ्यास का स्तर कितना है, एक्सरसाइज प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं। अब एक क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक है, उसे लक्ष्य है कि हमें नेशनल टीम में खेलना है, ठीक है, लेकिन उसका प्रैक्टिस का स्तर बहुत घटिया है, बहुत सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वह उसके लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा। समझ गए? तो इसी प्रकार से एक नर्स अगर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है तो वह अच्छा काम नहीं कर सकती है, स्तर उसका बेहतर नहीं होगा और वह अपने कामों को बेहतर तरीके से नहीं दिखा सकती है। तो कहीं ना कहीं अभ्यास का स्तर आपके आगे जाने में रोकता है, ठीक है, आपके आगे के लक्ष्यों को पूरा करने में रोकता है। अगर आपका स्तर अभ्यास का बढ़िया है तो आप बिल्कुल आगे चले जाएंगे, आपका जो लक्ष्य होगा बिल्कुल पा लेंगे। लेकिन अगर आपका अभ्यास का स्तर कमज़ोर होगा तो दिक्कत होगा। रुचि, इंटरेस्ट। अब कहीं ना कहीं आपका रुचि आपके कामों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे मान गए हमको सिंगर बनना है और हमको जो है कहा जाए कि तुम क्रिकेट खेलो, क्रिकेटर बनो, तो कहीं ना कहीं हमारा रुचि है सिंगिंग का,
हम आ गए क्रिकेट में तो दिक्कत हो जाएगा, हमारा रुचि रहेगा ना, अधूरे मन से काम करेंगे, फिर जो मेरा इच्छा शक्ति है वह कमज़ोर पड़ जाएगा और वहाँ पे फिर हम उतना ज़्यादा जो है सीरियस नहीं रह पाएंगे। तो रुचि भी व्यक्ति के अंदर प्रभावित करता है उसके आगे के लक्ष्य को प्राप्ति करने में, मीन्स इच्छा शक्ति को प्रभावित करता है। अवसर, अपॉर्चुनिटी, अवसर, दृढ़ संकल्प शक्ति निर्माण के लिए एक आवश्यक है कि किसी कार्य को करने के अवसर प्रदान किए जाए। अब मान गए आपको अगर कोई लक्ष्य प्राप्ति करना है, आप लक्ष्य प्राप्ति करना है लेकिन कोई काम उससे संबंधित किए ही नहीं है, ठीक है, मतलब आप कभी इंजेक्शन दिए ही नहीं है, आप इंजेक्शन देने के लिए धरा दिया जाए डायरेक्टली कि इंजेक्शन दो, तो फिर दिक्कत होगा, वहाँ पे आपको डर लगेगा, दिक्कत होगा कि कैसे देंगे, क्या होगा। तो कहीं ना कहीं नर्स को अस्पताल में ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए कि वह अपनी योग्यता एवं सीमाओं के आधार पर निर्णय ले सके। तो इसीलिए एक नर्स को भी ऐसा ऐसा अवसर दे ताकि उसे नए नए चीज़ सीखने को मिले और वह जो है अपने योग्यताओं और अपने लिमिटेशन के आधार पर भी वह निर्णय ले सके, उसके अंदर ऐसा क्षमता उत्पन्न हो, ऐसा इच्छा शक्ति जागृत हो। तो अवसर देने से व्यक्ति जो है बहुत सारे चीज़ों को सीखता है, समझ गए। इच्छा शक्ति व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। कैसे? जैसे यदि नर्स शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो वह कुशल पूर्वक चिकित्सक को सहयोग व अपना योगदान नहीं दे पाएगी और इस कारण जो है वह अपने काम को बेहतर ढंग से नहीं कर पाएगी, मीन्स वह अपने लक्ष्यों को, अपने संकल्पों को पूरा नहीं कर पा रही है। तो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के कामों को, व्यक्ति के स्वास्थ्य को, व्यक्ति को इच्छा शक्ति को डाउन करता है। तो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति को इच्छा शक्ति, संकल्प को भी प्रभावित करेगा। तो इस हिसाब से मैंने आपको जो बता दिया ये 7 पॉइंट याद रखिएगा। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, अवसर, ठीक है, रुचि, इंटरेस्ट, ओके, अभ्यास का स्तर, अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ, ठीक है ना, उसके बाद है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आयु। यह सातों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे संकल्प में पूछे संकल्प के बारे में तो ये प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में बता दीजिएगा, ठीक है। यह बढ़ा भी सकता है और यह फैक्टर सब घटा भी सकता है, तो आपको दिमाग के लगा के लिख देना है। बाकी हम आपसे मिलेंगे, PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।